नमस्कार दोस्तों। बिहार के सभी शिक्षकों को मेरा सादर प्रणाम, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोगों की परीक्षा प्रधान शिक्षक के पद के लिए 25 जून को होना तय था, लेकिन किसी कारणवश बीपीएससी ने इसे एक्सटेंड करके अब आने वाले जो अब महीना शुरू हुआ है जुलाई का, उसकी 28 तारीख को परीक्षा का जो है तिथि पुनः निर्धारित किया है। तो हमारे पास कुछ समय बचता है, तो क्यों ना हम लोग इस समय का सदुपयोग करते हुए कुछ ऐसे तथ्यों को, कुछ ऐसे सामग्रियों का अध्ययन कर लें जो परीक्षा की दृष्टि से महत्व रखता है, महत्वपूर्ण है। तो मैं जमील अहमद खान, जो कि खुद एक कैंडिडेट हूँ, आप सभी का इसमें आपका भी सहयोग चाहता हूँ और हम लोग आपस में कुछ आपसी चर्चा करके अपने तैयारी को बहुत हद तक पटरी पे ला सकते हैं। तो मैं आज से ये सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। अब से लेकर परीक्षा के मतलब जो 28 तारीख को जो परीक्षा होना तय है, उसके करीब तक जो है ये चलेगा। और मेरी कोशिश होगी कि इसमें ख़ास तौर से जो जीके, जीएस और जो डीएलएड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर हैं, उसको हम पूरा कर लें इस वीडियो के माध्यम से। तो प्रतिदिन मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो स्कूल आवर के बाद बनाऊं। अभी मैं बता दूं कि अभी स्कूल का आवर ख़त्म है, तो मैं ये वीडियो स्कूल में ही बैठ के बना रहा हूं। और आप दोस्तों से यह भी आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे अन्य जो साथी हैं वो इससे लाभान्वित हो सके। और कहीं ना कहीं आप लोग भी कुछ सुझाव देते रहें, अपने वैल्यूएबल सुझाव देंगे तो मेरा भी मार्गदर्शन होगा और हम लोग की तैयारी एक संपूर्णता को पहुंचेगी। तो चलिए, आज हम लोग इसी के एक क्रम में जो साइंस का सेक्शन है, साइंस सेक्शन में बायोलॉजी के कुछ सिलेक्टेड सवालों को आज हम लोग देखेंगे, सवाल और उसके जवाब को देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट बायोलॉजी का जो जीव विज्ञान का जो एक क्वेश्चन आंसर सेशन है वो चलेगा। तो मैं आशा करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और कम से कम समय में अपनी तैयारी को एक धार प्रदान करें, ताकि आप परीक्षा में अच्छा परफॉर्म कर सके। तो चलिए, आप लोगों से मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और आज हम लोग बायोलॉजी के जो है सो कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस को देखेंगे और उसके आंसर्स को जानेंगे। तो मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस से रूबरू कराना चाहता हूं। देखिए, आपके स्क्रीन पर इस समय बायोलॉजी का जो क्वेश्चन है, ये आपको मैं बता दूं, यूनिक की जो गाइड है, जो हम समझते हैं कि बाजार में अवेलेबल है, उस यूनिक गाइड से ही मैं ये पढ़ा रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो को देखने के साथ साथ अगर यूनिक गाइड का अध्ययन कर लेते हैं तो काफ़ी फायदेमंद होगा और बहुत जल्दी सवालों को हम लोग जो है हल कर पाने की स्थिति में होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारे सामने है कि जीव विज्ञान का पिता तथा जंतु विज्ञान का जनक
कहा जाता है? किसे? तो अरस्तु को। देखिए पहला सवाल आज का है, जीव विज्ञान का पिता तथा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो हमारा हो गया अरस्तु। दूसरा सवाल है चिकित्सा विज्ञान। चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। एक मैं विधि बता दूं कि चिकित्सा की इंग्लिश होती है हेल्थ। अगर चिकित्सा कहें तो हेल्थ से जुड़ा हुआ है, और हेल्थ से जोड़ दीजिए इसको, किसको? हिप्पोक्रेटस को। तो हिप्पोक्रेटस यानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है थियोफ्रेस्टस को। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था किसने? तो लैमार्क, जो फ्रांस के थे, और ट्रेविरेनस, जो जर्मनी के थे, ने 1801 ईस्वी में जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है। अब हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो बेटिंग एंड बेस्ट ने। किसने? बेटिंग एंड बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। अब यहाँ आगे है सवाल अगला कि रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करता है, यानी ब्लड में शुगर का जो क्वांटिटी है उसको इंसुलिन क्या करता है? नियंत्रित करता है। जिसके शरीर में इसका असंतुलन हो जाता है इंसुलिन का, तो उसे ही, जिसको हम लोग बोलते हैं डायबिटीज हो जाना, तो मधुमेह की बीमारी हो जाती है। तो इसे याद रखा जाए कि रुधिर में, ब्लड में शुगर की मात्रा को इंसुलिन क्या करता है? नियंत्रित करता है। अब अगला सवाल हमारा है, सॉरी थोड़ा सा ऊपर भाग गया। अब अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज सी फंक ने की थी। सी फंक ने विटामिन की खोज की थी। आगे सवाल आता है अगला सवाल आता है मृत आरबीसी। थोड़ा सा माफ कीजिएगा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मुझे खामोश होना पड़ा। मृत आरबीसी को नष्ट किया जाता है यकृत के द्वारा, लीवर के द्वारा। डेड आरबीसी को लीवर के द्वारा क्या किया जाता है? नष्ट किया जाता है। शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है? हिपैरिन। हिपैरिन क्या करता है? हमारे अंदर जो है ब्लड को नहीं जमने देता है। अगला सवाल है प्रोटीन का सबसे पहले प्रयोग किया गया था जे बर्जेलियस ने। प्रोटीन का सबसे पहले प्रयोग किया था जे बर्जेलियस ने। प्रोटीन बना होता है 20 प्रकार के एमिनो एसिड से मिलकर। प्रोटीन 20 प्रकार के एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। मनुष्य शरीर को आवश्यकता होती है 20 प्रकार की प्रोटीन की। 1 ग्राम वसा से ऊर्जा उत्पन्न होती है 9.3 किलो कैलोरी। बच्चों में क्वाशियोरकर तथा मरासमस की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी के कारण। मल में दुर्गंध होती है इंडोल तथा एस्केटोल नामक एमिनो अम्ल के कारण।
शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है माल्टोज। अगला सवाल लेते हैं, प्रोटीन का पाचन एवं प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है एवं प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देता है। वसा को पचाने में सहायक होता है लाइपेज। वसा को पचाने में सहायक होता है लाइपेज। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। क्रोमोसोम का नामकरण किया था वाल्डेयर ने। शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा, स्किन। कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्लाइडेन तथा श्वान ने। पित्त का निर्माण होता है यकृत द्वारा। यकृत माने लीवर में, लीवर के द्वारा क्या होता है, पित्त यानी बाइल का निर्माण होता है। दूध को फाड़ने या थक्का बनाने का कार्य करता है रेनिन। लार का पीएच होता है 6.67 यानी अम्लीय। मनुष्य का लार प्रतिदिन स्रावित होता है 1.5 लीटर। प्रकृति है क्षारीय। लार में मुख्य रूप से पाए जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। इसके बाद आइए, शरीर में भोजन का पाचन आरंभ होता है मुंह से। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सेपियंस। ऊतकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। मानव त्वचा की ऊपरी परत कहलाती है एपिडर्मिस। मनुष्य में क्रोमोसोम पाए जाते हैं 23 जोड़े यानी 46। क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र बना होता है डीएनए एवं प्रोटीन का। डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल को किसने बताया था, तो वाटसन एवं क्रीक ने। आरएनए का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। हम लोग यह सवाल बहुत बार पढ़े हैं कि कोशिका का जो पावर हाउस होता है वो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। चलिए फिर हम लोग आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है राइबोसोम पर। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है राइबोसोम पर। सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर, ब्लड का जो यूनिवर्सल डोनर होता है वो ओ होता है। याद रखने का तरीका है डो ओ यानी डोनर ओ से। और ग्राही जो होता है, जो सभी से ले सकता है, वह होता है ए बी, वो भी कहीं होगा। आगे देखिए, रक्त का जो पीएच मान होता है वह होता है 7.4 यानी क्षारीय। 7 से ऊपर होता है क्षारीय, 7 होता है, 7 से नीचे होता है अम्लीय। ठीक है, 7 से नीचे होता है अम्लीय। उसके बाद आइए, रक्त समूह की खोज की थी लैंड स्टीनर ने 1900 ईस्वी में। लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह यानी आरबीसी जो होता है उसका कब्रगाह किसे कहा जाता है, तो स्प्लीन को। डब्ल्यूबीसी का निर्माण एवं आरबीसी का
विनाश कहाँ होता है? प्लीहा, स्प्लीन में। WBC का मुख्य काम क्या है भाई? शरीरों को रोगों के संक्रमण से बचाना, यानी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है WBC। RBC का मुख्य काम क्या है? शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन को पहुंचाना। ठीक है। उसके बाद आइए श्वेत रक्त कण। WBC का निर्माण होता है कहाँ पे? अस्थि मज्जा, लिम्फ, यकृत एवं प्लीहा में। ये 4 जगहों पर WBC का क्या होता है? आपको निर्माण होता है। तो चलिए यहाँ तक आए। श्वेत रक्त कण, इसको हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। श्वेत रक्त कण WBC को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। का जीवन काल होता है 1 से 4 दिन। 1 से 4 दिन इसका क्या होता है? जीवन काल होता है। RBC का जीवन काल होता है 120 दिन। याद रखिए 120 दिन, यानी RBC ज़्यादा दिनों तक रहता है और WBC 1 से 4 दिन। यह हो गया 120 दिन। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। आगे है लाल रक्त। लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त को थक्का बनने या जमने में सहायक है फाइब्रिनोजिन। फाइब्रिनोजिन, देखिए रक्त को थक्का बनने या जमने में कौन सा सहायक है? फाइब्रिनोजिन। और रक्त को थक्का नहीं बनने देता है वो हम लोगों ने पढ़ा था हिपेरिन। रक्त को थक्का बनने से रोकता है हिपेरिन और बनने या जमने में सहायक होता है फाइब्रिनोजिन। विटामिन ए तथा बी की खोज की थी मैकुलम ने। मैकुलम, आपको जो है मैकुलम ने क्या किया था? विटामिन ए और बी की खोज मैकुलम ने की थी। याद रखिए इसे, मैकुलम। अब आइए विटामिन सी तथा डी की खोज किसने की थी? होलकट और हॉपकिंस ने। होलकट, कट सी फॉर कट, और हॉपकिंस, हॉपकिंस तो हॉपकिंस और कट। होलकट ने की थी सी की और डी की खोज की थी हॉपकिंस ने। ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगले सवाल पर। देखिए जल में घुलनशील विटामिन, जल में क्या होता है? BRC घुलता है। फॉर्मूला याद रखने का क्या है? देखिए वसा में घुलनशील है अडेक। अडेक ये याद कर लीजिए आप, अडेक ये वसा में घुलनशील है। इसके अलावा जो 2 बचते हैं BRC, वो क्या है? जल में घुलनशील है। अडेक क्या होता है? वसा में घुलनशील है। अब आइए शरीर में जल का भार कितना होता है? 60 से 80%। एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन पीना चाहिए 4 से 5 लीटर पानी। अस्थियों एवं दांतों को स्वस्थ रखने में सहायक और कार्बनिक पदार्थ है फ्लूओरिन। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इसका स्रोत क्या है? किन चीज़ों से हमें विटामिन ए मिलता है? अंडा, गाजर, दूध। विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक एसिड। मिलता किन चीज़ों से में है? आंवला में, नींबू में ज़्यादा मिलता है, प्रचुर मात्रा में। इसी तरह यहाँ पे अंडा, गाजर और दूध में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में मिलता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। स्रोत है सूर्य का प्रकाश। यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में जहाँ से मिलता है वो आपको दिया गया है। विटामिन ए की कमी से कौन रोग होता है? रतौंधी। विटामिन ई की कमी से होता है विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरोल। टेकोफेरोल। उसके बाद आइए आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है ग्वाइटर, जिसको हम लोग घेघा रोग बोलते हैं, गले में होता है। या लोहा की कमी से एनीमिया होता है, अरक्तता यानी ब्लड की कमी।
और रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने में सहायक कौन होता है? लोहा, आयरन। आयरन जो है हमारे रक्त में क्या होता है? हीमोग्लोबिन बनाने में सहायता करता है। बेरी बेरी नामक रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन B1। विटामिन B1, बेरी बेरी, बेरी बेरी विटामिन B1। याद रखिए, बेरी, बी से बेरी, बी से विटामिन 1। तो B1 की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी। अब आइए, रिकेट्स नामक जो बीमारी होती है वह विटामिन डी की कमी से होती है, जिसको सूखा की बीमारी भी बोलते हैं। जनन क्षमता में कमी तथा मांसपेशियां कमजोर हो जाती है विटामिन ई की कमी से। रक्त थक्का नहीं बनाता है विटामिन के की कमी के कारण। रक्त थक्का नहीं बनता, यानी रक्त नहीं जमता है किस विटामिन की कमी से? तो विटामिन के की कमी से। ब्लड क्लॉटिंग, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग, है ना, नहीं होता है किस वजह से? विटामिन के की कमी से। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट लेते हैं। अब आइए, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को जो मापने वाला यंत्र है वो क्या कहलाता है? एस्फिगो एस्फिग्मोमैनोमीटर, एस्फिग्मोमैनोमीटर, एस्फिग्मोमैनोमीटर। मनुष्य एक दिन में श्वसन करता है 2200 बार, यानी 1600 केजी वायु को वो अंदर लेता है। 2200 बार, 2200 बार मनुष्य जो है सो क्या करता है? एक दिन में श्वसन करता है। अब आइए, मनुष्य के हृदय का सामान्य स्पंदन धड़कन होती है 72 बार, 72 बार प्रति मिनट, यानी 72 दफा जो है सो क्या होता है? प्रति मिनट हमारा दिल धड़कता है। अब आइए, रक्त परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन तंत्र की जो खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने क्या किया था? रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। आरबीसी के निर्माण में सहायक तथा कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। विटामिन B12 में। पीछे हमने पढ़ा है विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, समझ गए? चलिए अब आगे आइए। एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है भाई साहब। 5 से 6 लीटर शरीर में रक्त होता है। विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसको स्कर्वी बोलते हैं। स्कर्वी, स्कर्वी, विटामिन सी। चेचक का टीका की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने, ठीक है, एडवर्ड जेनर चेचक की टीका की खोज की थी। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? लुवेन हॉक ने। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। गाय तथा भैंस का गर्भकाल, गाय का गर्भकाल होता है 280 दिन और भैंस का थोड़ा उससे ज़्यादा होता है 28 दिन, 308 दिन। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। वाइटल रोग से प्रभावित होने वाला अंग है थायराइड ग्रंथि, जो गले में पाया जाता है। सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा फूल, सबसे बड़ा फूल होता है रेफुलेशिया, बिगेस्ट, बुल्फिया स्मॉलेस्ट, रेफलेशिया, ठीक है, सबसे बड़ा, और बुल्फिया सबसे छोटा फूल होता है। ब्रोंकाइटिस, कुकुर खांसी तथा दमा के चलते शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा होता है? फेफड़ा, फेफड़ा होता है। अभी आपने कोरोना काल में देखा होगा कि फेफड़ा ही लोगों का इन्फेक्टेड होता था और वह मर जाते थे। तो फेफड़ा जो है सो इन चीज़ों में, ब्रोंकाइटिस, कुकुर खांसी, दमा वगैरह में फेफड़ा होता है, फेफड़ा प्रभावित होता है। तंत्रिका तंत्र की इकाई किसे कहते हैं? न्यूरॉन को। तंत्रिका तंत्र की जो इकाई होती है वो न्यूरॉन होती है। उसके बाद आते हैं अगले सवाल पर। कीट पतंग तथा पक्षियों की
की अध्ययन क्रम से। तो कीट पतंग का होता है भाई साहब एंटोमोलॉजी, और पक्षी का होता है ओरोनियोलॉजी। उड़नियोलॉजी ऐसे याद रखो ना, उड़ता है तो उड़नियोलॉजी, बात समझे। पक्षी उड़ता है तो चलो भाई उड़नियोलॉजी, उड़ने का लॉजी जानो। कीट पतंग होता है जैसे कीट पतंग, यानी एंट क्या होता है, एंट एंट चींटी, तो एंटोमोलॉजी। तो चलो ना चींटी का टोमोलॉजी मान लेते हैं, कीट पतंग में एक हम एंट ले लेते हैं, एंटोमोलॉजी कीट पतंग। पक्षी का आर्नियोलॉजी, हम लोग याद कर ले उर्नियोलॉजी। याद करने का एक मतलब बस बता रहे हैं, कोई और खास बात नहीं है। तो चलिए अब आगे हम लोग बढ़े, ट्रिक बता दिए हैं, याद कर लीजिए। हैनीमैन होम्योपैथी का भाई साहब जनक है। अब देखिएगा बड़े बड़े होम्योपैथिक दुकान के नाम पर हैनीमैन लिखा रहेगा। हैनीमैन सबसे बड़ा बीज तथा सबसे छोटा बीज है, बीज का भी याद रखना पड़ेगा। सबसे बड़ा बीज लोडोसिया, सबसे बड़ा लोडोसिया, ऑर्किड सबसे छोटा। लोडोसिया माने एकदम लॉन्ग, लोडोसिया यानी लॉन्ग बिया, ऐसे याद रखें लॉन्ग बिया लोडोसिया। ऑर्किड माने होता है सबसे छोटा, ऑर्किड माने सबसे छोटा। सेब तथा नाशपाती का खाने योग्य भाग है मांसल पुष्पासन, मांसल पुष्पासन, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग किस पर, उसके बाद आ जाइए आप कहाँ हम लोग पढ़ रहे थे भाई साहब। चलिए आ गए हम लोग, अब यहाँ पे आते हैं हेम्योपैथी का पढ़ चुके हैनीमैन, सबसे बड़ा बीज लोडोसिया यानी सबसे बड़ा बिया, ऑर्किड सबसे छोटा। अब खाने वाली जहाँ तक बात है, तो खाने वाली बात में आपको हो जाता है सेब तथा नाशपाती का कौन सा भाग खाते हैं हम लोग, तो मांसल पुष्पासन, समझ गए। मांसल पुष्पासन, पुष्प जो आसन। शुद्ध जल का पीएच मान 7.0 यानी 7 होता है। समुद्री जल का होता है 8.4, और दूध का पीएच मान होता है 6.4। तो इस तरीके से याद रखिए, जल हो गया 7 है ना, समुद्री जल हो गया 8.4, और दूध हो गया 6.4। इन सभी का जो है क्या है, पीएच मान है। अब आता है कि मलेरिया रोग से प्रभावित होने वाला अंग है आरबीसी तथा तिल। ये दो जो हिस्सा है शरीर का वो क्या होता है, मलेरिया रोग के समय प्रभावित हो जाता है, समझ गए। तो इसे याद रखना है कि मलेरिया रोग में प्रभावित होता है आरबीसी और तिल्ली। बीसीजी का टीका लगाया जाता है टीबी रोग से बचाव के लिए। जी बच्चों को जो है सो पैदा होते ही बीसीजी का टीका लगा दिया जाता है। अब आइए डीपीटी का टीका लगाया जाता है भाई साहब डिप्थीरिया, डी से डिप्थीरिया है ना, टी से टिटनेस, और पी काली खांसी। तो इन चीज़ों के लिए डिप्थीरिया, टिटनेस, काली खांसी के लिए जो है लगाया जाता है डीपीटी का टीका। लीची का खाने योग्य भाग क्या होता है, एरियल, एरियल होता है खाने वाला भाग। टाइफाइड, हैजा तथा पेचिस रोग से प्रभावित होने वाला अंग है आंत। जाहिर सी बात है पेचिस होता है तो आंत पे जोर पड़ता है, गौर किए होइएगा। इसी प्रकार टाइफाइड जो मियादी बुखार होता है वो भी आंत को प्रभावित करता है। हैजा, ये तमाम चीजें क्या है, आंत को प्रभावित करता है। टिटनेस, कोढ़, रेबीज, मिर्गी, पोलियो
ये सब किसको प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र, शरीर का जो हमारा एक नेटवर्क है तंत्रिका तंत्र, उसको प्रभावित करता है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन है? होती है जबड़ा की। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स कान के पास होता है। शरीर की सबसे लंबी अस्थि, अस्थि माने आपको हड्डी ही रखिए, फीमर या उरु अस्थि, फीमर या उरु अस्थि होता है। मनुष्य की शरीर में कुल हड्डियां पाई जाती है 206। मनुष्य की खोपड़ी में हड्डियां की संख्या होती है 8। सर्वग्राही रुधिर वर्ग कहलाता है, ये देखिए आपको सर्वग्राही आ गया ए बी, और यूनिवर्सल डोनर जो सबको देता है वो ए, सबसे लेता है ए बी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखा जाए कि ये सबको देता है, यह सबसे लेता है। अब देखिए 4 ग्रुप होता है, ए बी और ओ। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा कि आपको देखिए ए बी को दे सकता है, बी ए बी को दे सकता है, क्योंकि इसमें बी भी है और ए भी है, तो ये दोनों से ले लिया। अब ये क्या है, ओ भी इसको दे देता है, तो ये क्या हो गया? सर्वग्राही। अब ये डोनर क्या है? तो ये ए को भी दे देगा, बी को भी दे देगा, ए बी को भी दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से यूनिवर्सल डोनर ओ और यूनिवर्सल रेसिपिएंट ए बी कहलाता है। आगे रक्त के शुद्धिकरण का कार्य करता है फेफड़ा, लंग्स। थायराइड ग्रंथि पाया जाता है गला में, जो प्रभावित होता है घेंघा रोग में। अभी हम लोगों ने पढ़ा आयोडीन की कमी से जो होता है। शरीर की सामान्य ऐच्छिक क्रियाओं, ऐच्छिक माने जो हम इच्छा से करते हैं, चलना, घूमना, बोलना, का नियंत्रण करता है कौन भाई? अनुमस्तिष्क। याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है यह। अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क ये आपको है अनुमस्तिष्क, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेरिबलम, सेरिबलम। ऐच्छिक क्रिया का हो गया सेरिबलम, यानी अनुमस्तिष्क। अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि अगला सवाल हमारा कहता है सभी मानसिक क्रियाओं का, देखिए सभी मानसिक क्रियाओं का, चेतना, याददाश्त, विवेक, बुद्धि का नियंत्रण करता है कौन? तो ये हो गया सेरिब्रम। सेरिब्रम होता है परमस्तिष्क, परमस्तिष्क का वो था अनुमस्तिष्क, वो था मस्तिष्क, जो ऐच्छिक क्रियाओं का करता है। और ये हो गया मानसिक क्रियाओं का। ठीक है, ये मेंटल, जो मेंटल हमारा एक एक्टिविटीज होता है, उसको जो है सो नियंत्रित कौन करता है? पर मस्तिष्क। तो इसको याद करने का सिंपल तरीका क्या है कि ऐच्छिक, ऐच्छिक का मतलब इंटेंशनल, इंटेंशनल, तो इंटेंशनल ऐच्छिक है, तो यहाँ अ से अ, उसके बाद जो है सो आपको ऐच्छिक ए और ए, ऐसे याद रखिए। ये ऐच्छिक का क्या कौन करता है? अनुमस्तिष्क, है ना, अनुमस्तिष्क। और मेंटल एक्टिविटीज का कौन करता है? पर मस्तिष्क। मेंटल का करता है मानसिक का पर मस्तिष्क, पर
मेंटल पर मस्तिष्क। मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम के कारण क्या होता है? मूत्र का रंग पीला होता है। ठीक है। मेनिंजाइटिस रोग से प्रभावित अंग है आपको मस्तिष्क। एक बार फिर रिवीजन करें। घेंगा रोग में कौन सा प्रभावित होता है भाई साहब? घेंगा में थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि। घेंगा रोग में क्या होता है? थायराइड। घेंगा रोग में होता है थायराइड ग्रंथि प्रभावित। ठीक है। तो मेनिंजाइटिस रोग से प्रभावित होने वाला अंग क्या है? मस्तिष्क। टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया, तपेदिक या क्षय रोग होता है जीवाणु के कारण यानी बैक्टीरिया के कारण। ये याद रखने वाला चीज है। टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया, तपेदिक तथा क्षय रोग। तपेदिक या क्षय रोग होता है बैक्टीरिया के चलते। पायरिया, मलेरिया, कालाजार, पेचिस वगैरह किस चीज से होता है? प्रोटोजोआ के कारण। मस्तिष्क का वजन होता है 1350 से 1450 ग्राम के बीच। इंसुलिन का सिक्रेशन यानी श्रावण होता है लैंगरहंस की द्वीपिका के बी कोशिका के द्वारा। वीवीआई क्वेश्चन है। लैंगरहंस की द्वीपिका के बी कोशिका के द्वारा। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैर में। लाल रक्त का निर्माण भ्रूण अवस्था में होता है यकृत और प्लीहा में। आरबीसी का निर्माण भ्रूण अवस्था में होता है कब? यकृत और प्लीहा में। शरीर के ताप को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। यह आपके शरीर का क्या है? ताप नियंत्रक है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। पीलिया या हेपेटाइटिस रोग से प्रभावित होता है यकृत यानी जब आपको जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया या हेपेटाइटिस होता है तो उसमें लीवर क्या होता है? अफेक्टेड होता है। ट्रैकोमा, स्टैग्मेटिज्म तथा मोतियाबिंद प्रभावित होने वाला अंग आँख है, ये सब कोई जानते होंगे। टमाटर में जो लाल रंग होता है वो लाइकोपिन के चलते होता है। लाइकोपिन की वजह से क्या होता है? टमाटर का रंग लाल होता है। मरुस्थल में उगने वाला पौधा होता है जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स। गुर्दे का भार होता है 150 ग्राम। किडनी को हम लोग गुर्दा बोलते हैं। 150 ग्राम। मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 है लगभग। मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 है। स्वप्नों तथा सौंदर्य के अध्ययन को क्रमशः क्या कहते हैं? सपना को कहते हैं ओनिरोलॉजी। और यहाँ सपना के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वप्न। ओनिरोलॉजी। और सौंदर्य का होता है केलोलॉजी। तो हम लोग क्या करते थे जब स्टूडेंट लाइफ में जब तैयारी कर रहे थे तो इसको याद ऐसे करते थे कि खा कर और ओलैर का, इधर जो मैथिली में चलता है भाषा, ओलैर गेल, खा कर ओलैर गेल। तो ओलैर गेल तो ओहिमे की देखल? सपना देखल। तो वही हो गया सपनों का जो अध्ययन होता है ओनिरोलॉजी। खा के ओलैर जाओ, ओलैर का सपना देखियो। तो मतलब सपनों का होता है ओनिरोलॉजी। और सौंदर्य यानी ब्यूटी तो केलोलॉजी। केलोलॉजी।
ठीक है। शरीर में रक्त परिभ्रमण में समय लगता है 23 सेकेंड। रक्त का जो परिभ्रमण होता है 23 सेकेंड। मनुष्य में लिंग निर्धारित करता है पुरुष के क्रोमोसोम पर। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ के वृक्षों से। राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं दलहन की जड़ में। शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक तथा सबसे कम किस कलर में होता है? तो लाल में सबसे अधिक और बैगनी प्रकाश में सबसे कम। पक्के आम में, अभी आम का सीजन है, खूब खा लीजिए, आपको पाया जाता है विटामिन ए प्रचुर मात्रा में। जी, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है भाई साहब। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण में बाद देखिए, प्रकाश जो होता है सूरज का वह चेंज हो जाता है किसमें? केमिकल एनर्जी में, रासायनिक एनर्जी में। एड्स की बीमारी के लिए जांच आता है एलिसा टेस्ट। समझ गए हैं? अब आता है नेत्रदान में प्रदाता की आंख से क्या निकालते हैं भाई साहब? कॉर्निया। जब हम लोग नेत्रदान करते हैं तो कॉर्निया निकाला जाता है। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। पियो और खेलते रहो। फिर आते हैं मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? परम मस्तिष्क, सेरेब्रम। अभी हम लोगों ने जो ऊपर पढ़ा था, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है परम मस्तिष्क, जो हमारे मेंटल, यहाँ देखिए हमारे मेंटल क्या होता है कि मेंटल जो एक्टिविटीज होती है उसको ये क्या करता है? मेंटल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। मेंटल जो हमारा एक्टिविटीज होता है, एक्टिविटीज, उसको क्या करता है? यह कंट्रोल करता है। कौन? परम मस्तिष्क। परम मस्तिष्क की इंग्लिश होती है सेरेब्रम। यहाँ बलम बरलम लिख दिया है, गलत है, तो आप याद रखिएगा सेरेब्रम, जो सबसे बड़ा भी होता है सेरेब्रम। और ये मेंटल एक्टिविटीज यानी एमए को क्या करता है? कंट्रोल करता है। और ये देखिए अनुमस्तिष्क क्या करता है? ऐच्छिक, यानी इच्छा से जो काम हम करते हैं, अनुमस्तिष्क, तो इसको बोलते हैं सेरेबलम, सेरिबलम सॉरी। तो बलम और यहाँ है बरम। तो चलिए, परम मस्तिष्क सबसे बड़ा होता है। सेब तथा नाशपाती का खाने वाला भाग मांसल पुष्पासन। वृक्क की इकाई नेफ्रॉन। त्वचा के रंग का कारण होता है मिलेनिन पिगमेंट। मिलेनिन पिगमेंट। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। आनुवांशिकता का जन्मदाता ग्रेगरी मेंडल को कहा जाता है। चलिए आगे आप बढ़ते हैं। अंतिम पेज है, धैर्य रखें। आपका बायोलॉजी का लगभग सवाल यहाँ से मैं आशा करता हूँ कि आ जाना चाहिए। अब हमारा अगला पेज कहता है यकृत में संचित मछली, यकृत में संचित तथा मछली के लीवर में तेल पाया जाने वाला, सॉरी माफ कीजिएगा, यकृत में संचित यानी लीवर में जो संचित होता है। अब मछली के लीवर में, मछली के लीवर तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन जिम्मेदार है? शिम्बी पौधे की जड़। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है? शिम्बी पौधे के जड़ में। RH एक एंटीजन है जो पाया जाता है लाल रुधिर कणिकाओं में। सत्य फल तथा असत्य फल उत्पन्न होता है। देखिए सत्य फल अंडाशय में, भाई याद रखिए अंडाशय तो मेन चीज है ना,
तो वहाँ ट्रू फ्रूट होगा। अब बीजांड, बीजांड में फॉल्स फ्रूट, अंडाशय में ट्रू, बीजांड में फॉल्स। उसके बाद आइए, मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रो मतलब समझो पानी, ऊपर देखिए, ये हाइड्रो का मतलब हो गया पानी से संबंधित, जैसे हाइड्रो पावर, पन बिजली। तो ये हाइड्रोपोनिक्स का मतलब हो गया कि आपको जो है सो बिना मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि यानी पानी में होती है, तो वो कहलाता है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोफोबिया, फिर ये पानी वाला आ गया, कुत्ता के काटने से हो जाता है, उसको जल से डर लगता है। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है, यानी जब कट फट जाता है तो खून बहता ही रह जाता है, परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो हीमोफीलिया जो है आपको एक अनुवांशिक रोग है, यानी हेरिडिटरी डिजीज है, और इसमें क्या होता है? ब्लड क्लॉट नहीं होता है, ब्लड का थक्का नहीं बनता है। डायबिटीज का कारण क्या है? इंसुलिन की कमी। हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि इंसुलिन क्या करता है हमारे ब्लड में, तो शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है। ठीक है, इसी की कमी से या इसके असंतुलन से हमारे शरीर को क्या हो जाता है? डायबिटीज हो जाता है, मधुमेह। चलिए, कीमोथेरेपी का उपयोग होता है कैंसर के इलाज में। स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी से शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है? मेरुदंड। सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम क्या है? एक वायरस जनित बीमारी। मलेरिया रोग होता है मादा एनोफ्लेज मच्छर द्वारा। एथलीट फुट नामक रोग होता है टेनिया पेडिस नामक कवक के कारण। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण क्या होता है? हृदयघात यानी हार्ट अटैक। और दूषित जल पीने से क्या हो जाता है? हैजा, पीलिया यानी जॉन्डिस, टाइफाइड वगैरह होता है। आँखों में बाहर से पड़ने वाले प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है? आइरिस। आइरिस करता है, बाहर से जब हम लोग प्रकाश हमारे आँख पर पड़ता है तो उसको कंट्रोल करता है ये। एक्स एक वायरस होता है HIV, इम्यूनो वायरस। HIV का फुल फॉर्म है है ना, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। जीव विज्ञान में कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल। स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। ठीक है। जैव विकास के संदर्भ में सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत किसका है? डार्विनवाद। मनुष्य में लगभग कितने अपशोषी अंग पाए जाते हैं? 100। कोशिका के किस भाग को इसके अंगों का यातायात प्रबंधक भी कहते हैं? गोल्जी कॉइल। लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? 24। न्यूक्लियोटाइड क्या है? एक कार्बनिक अणु है। किन क्रियाओं का संचालन करना DNA का मुख्य कार्य क्या है? तो ये आनुवांशिकता को जो है क्या करता है? ये थोड़ा सा संचालित करता है। DNA की अधिकांश मात्रा कहाँ पाई जाती है? केंद्रक में। RNA का संश्लेषण कहाँ होता है? DNA से होता है। RNA का मुख्य रूप से RNA मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में। अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? जनन कोशिकाओं में। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की। सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? मानव तंत्रिका तंत्र की। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा गैलीसॉप्टिकम की।
मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका। माइटोकॉन्ड्रिया को यह नाम किसने दिया? बेंडा ने। पादप कोशिका का आकार लगभग किसके समान होता है? आयत के। जंतु कोशिका का आकार किसके समान होता है? वृत्त के। जी, आयत वृत्त सब आ गया। चलिए अब आते हैं, कुछ सवाल और बचे हैं। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा? विर्चाउ ने। रासायनिक दृष्टिकोण से कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड एवं प्रोटीन की। 1861 में किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव्यवाद का प्रतिपादन किया था? मैक्स सुल्ज ने। कौन सा अंग प्रायः जंतु कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होता? लवक। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणु में। जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था सबसे पहले? जोहानसन ने। गुणसूत्रों का निर्माण किस पदार्थ से होता है? क्रोमेटिन। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरीकरण क्या कहलाता है? क्रिस्टी। डीएनए से आरएनए बनाने की विधि कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से डीएनए बनाने की रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जी, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन और फिर आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? मटर का। मटर। जी। आनुवंशिकता या आनुवंशिक क्रियाओं की मूल इकाई क्या है? जीन। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? जीनोम। पाचक नाल का विस्तार कहाँ से कहाँ तक होता है? मुख से मल द्वार तक। पाचक नाल की लंबाई लगभग कितनी होती है? 33 फीट। आमाशय की लंबाई लगभग कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर। पित्त का रंग किस प्रकार का होता है? पीला हरा। पीला हरा होता है, ठीक है। उसके बाद पित्त का पीएच मान होता है 7.7। 7.7 होता है। मनुष्य में कितना पित्त प्रतिदिन बनता है भाई? 700 से 1000 मिलीलीटर। जी। ग्रहणी क्या है? एक नलिका है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है? मधुमेह, शुगर का बढ़ना। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय। इसके बाद आइए, भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारणों की जांच में महत्वपूर्ण सुराग किससे मिलता है? लीवर से, यकृत से। हृदय का रंग किस प्रकार का होता है? लाल होता है। हृदय का भार लगभग कितना होता है? 300 ग्राम। शिरा से स्रावित रक्त का रंग होता है बैंगनी। हृदय में प्रति मिनट लगभग कितना रक्त पंप होता है? 5 लीटर। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय कितना बार धड़कता है? लगभग 2 अरब से अधिक। ये आज का रहा सुपर क्वेश्चन। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय कितना बार धड़कता है? लगभग 2 अरब से अधिक। और प्रति मिनट 72 बार। जी। अब आइए, स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन कौन है? थायरॉक्सिन और एड्रीनेलिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एड्रीनेलिन। समझ गए? ये क्या करता है? हमारे धड़कनों को जो है, आपको जो है नियंत्रित करता है। समझ गए? एड्रीनेलिन, थायरॉक्सिन व एड्रीनेलिन।
अम्लीयता बढ़ने से हृदय की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह बढ़ जाता है। अम्ल बढ़ने से हृदय की गति भी बढ़ती है। रक्त की उत्पत्ति होती है भ्रूण के मीलोडर्म से। रक्त का प्रकृति विलयन क्या है? हल्का क्षारीय। रक्त मुख्य रूप से किसका वाहक है? ऑक्सीजन का। रक्त का कोशिकीय भाग क्या कहलाता है? रुधिराणु। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला रंजक है हीम। लाल रक्त कणों का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? रोगों से रक्षा करना। रक्त थक्का बनाने में सहायक है विटामिन के। तो मित्रों, इस तरह से आज का यह वीडियो ख़त्म होता है। हो सकता है कुछ बोलने में कुछ हमसे त्रुटि हुई होगी, तो सॉरी फॉर डैट। आप लोग भी मार्गदर्शन करें और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।